तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की किताब का। नया टॉपिक है कोरोना। तो कोरोना को डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, टॉपिक जिसके बाद हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं, पोल को भी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर को भी पढ़ चुके हैं, और पोल, कंडक्टर और बाकी सभी इंसुलेटिंग मटेरियल को पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे बोला जाता है कोरोना। देखिए कोरोना का क्या होता है। कोरोना अकर इन दिस ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन द टू कंडक्टर। जब ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कभी भी एयर का ब्रेकडाउन होएगा, एक एयर ब्रेकडाउन होने पर एयर जिस समय कंडक्टर का व्यवहार करेगी, उस समय कंडक्टर का व्यापार करने पर जो कंडक्ट ब्रेकडाउन एयर हीजिंग नॉइज, ब्लूइश कलर और ओजोन का निर्माण करेगी, उसी को क्या बोला जाता है, कोरोना। कोरोना के कारण हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होते हैं उनको बोला जाता है कोरोना लॉस। कोरोना लॉस अकर इन द टू कंडक्टर बिटवीन इज द एयर ब्रेकडाउन ऑफ एयर बिकॉज लॉसेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन एंड द मोर देन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोरोना अकर जब होएगा, जब ट्रांसमिशन लाइन में एयर का ब्रेकडाउन होएगा, तो एक एयर का ब्रेकडाउन ही होना क्या कहलाता है, कोरोना। तो बात करते हैं कोरोना की। कोरोना, तो देखिए कोरोना को हम कैसे दिखाते हैं। पहले देखिए कोरोना की पहचान कैसे होती है। कोरोना को हम ट्रांसमिशन लाइन में पहचानते कैसे हैं। पहला, कोरोना का पहला इफेक्ट होता है कि ब्लूइश कलर डिजाइन होता है, ब्लूइश कलर दिखाई देता है। कैसा, ब्लूइश कलर। दूसरा होता है हीसिंग नॉइज, आवाज आती है, हीजिंग नॉइज, आवाज आती है, कैसी, हीजिंग नॉइज की। तीसरा फैक्टर क्या होता है, तीसरा फैक्टर होता है फ्लामेशन का। किसका होता है, फ्लामिने, फेंट लुमिनियस कलर निकलता है, एक लुमिनियस ग्लो, एक अलग अलग तरीके का कुछ कलर दिखाई देता। चौथा पॉइंट ये होता है कि इसमें से ओजोन का निर्माण होता है। किसका होता है, ओजोन गैस का। ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है किसके कारण, कोरोना के कारण। तो कोरोना के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, हीजिंग नॉइज अकर होती है, वॉयलेट कलर दिखाई देता है, कैसा, वॉयलेट, या ब्लूइश कलर भी दिखाई देता, वॉयलेट, या फिर हीसिंग नॉइज होती है, लुमिनियस ग्लो होता है, ओजोन, और ओजोन का निर्माण होता है। जो ओजोन गैस होती है O3, उसका निर्माण होता है किसके कारण, कोरोना लॉस के कारण। अब देखिए पहली बात ये, कोरोना है क्या। कोरोना एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कोरोना एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कोरोना इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कोरोना इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कोरोना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो कंडक्टर के बीच में क्या कर देता है, एयर को ब्रेक डाउन कर देता है। तो कोरोना के बारे में आगे देखिए, कोरोना क्या होता है, कोरोना किस किस चीज से इफेक्टिव होता है। पहला, कोरोना इफेक्टिव किस चीज से होता है। पहला पॉइंट है कि कोरोना, जितना ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज होएगा, कोरोना उतना ही ज्यादा होगा। तो कोरोना को लिख सकता हूं मैं, जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज है उसके प्रीपोजिशन कोरोना, जितना ट्रांसमिशन लाइन का ज्यादा वोल्टेज होएगा, कोरोना उतना ही ज्यादा अकर होगा। डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू कंडक्टर, कोरोना डी प्रीपोजिशनल टू होता है कंडक्टर के बीच की दूरी के। कंडक्टर के बीच की दूरी जितनी कम होगी, कोरोना उतना ही ज्यादा अकर होगा। और तीसरा होता है रेडियस पर, रेडियस के भी डी प्रीपोजिशनल होता है कोरोना। कोरोना उतना ही ज्यादा अकर होगा, जितना तार छोटा होगा, जिसकी रेडियस जितनी कम होगी, कोरोना उस वायर में उतना ही ज्यादा अकर होगा। कोरोना, जिस वायर की रेडियस जितनी कम होगी, कोरोना उसमें उतना ही ज्यादा अकर होगा। दूसरा होता है कोरोना प्रीपोजिशनल होता है 1/d/r रेशो के।
तो ये पॉइंट याद रखने हैं। कोरोना किसके कारण होता है, कोरोना का और ध्यान रखना है, कोरोना जहां पर नमी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, कोरोना वहां पर भी ज्यादा अकर होगा। जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और जहां पर जैसे पहाड़ी हिली एरियाओं में जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर हमारे यहाँ के मुकाबले कोरोना ज्यादा अकर होता है। जहां पर सूखा मौसम होता है, सूखा मौसम के मुकाबले, क्योंकि वहां पर एयर की ब्रेकडाउन कैपेसिटी मॉइस्चर के कारण कम हो जाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज एयर की मॉइस्चर के साथ क्या होती है, कम होती है, जो नमी के साथ होती है। और एक सूखी एयर, नमी वाली एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होती है, इसीलिए पहाड़ी एरिया में और बर्फीले एरिया में कोरोना कम वोल्टेज पर ज्यादा अकर होता है। अब देखिए कोरोना और किस चीज पर इफेक्ट करता है। कोरोना का इफेक्ट यदि मैं कहूं, मेरे पास 3 तरीके के कंडक्टर हैं। एक तो कंडक्टर वह है जिसका सरफेस बिल्कुल एकदम प्लेन है। मेरे पास 3 कंडक्टर हैं, एक का सरफेस बिल्कुल साफ है, बिल्कुल एकदम प्लेन, जिसको बोला जाता है, मैं कहूं प्लेन, प्लेन का मतलब बिल्कुल एकदम इक्वल साफ है। और एक मेरे पास सरफेस ऐसा है जो कि रफ है, खुरदुरा है। और एक मेरे पास ऐसा है जो ट्रायंगल है या फिर रेक्टेंगुलर है, कैसा भी शेप हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट है कि कोरोना किस वायर में ज्यादा अकर होगा, उस वायर में ज्यादा अकर होगा जिसका सरफेस प्लेन है, या उस वायर में ज्यादा अकर होगा जिसका सरफेस रफ है। तो याद रखना है कोरोना सरफेस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस पर ज्यादा अकर होगा, जिसका सरफेस रफ है या ट्रायंगुलाकार है या फिर रेक्टेंगुलाकार है। जो प्लेन एरिया के कंडक्टर होते हैं उनमें कोरोना अकर कम होता है, किसके मुकाबले, जिनका सरफेस रफ है, कंडक्टर है। रफ कैसा हो सकता है, रफ हो सकता है, खुरदुरा, या रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। कोरोना के कारण सबसे ज्यादा हम जो नुकसान होता है कि ये होता है कि आउटपुट पर जो हम इनपुट पर साइनसोइडल वोल्टेज देते हैं वो आउटपुट पर नॉन साइनसोइडल के रूप में प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, नॉन साइनसोइडल। और दूसरी बात ये पूछ सकता है कि बताइए कोरोना के अकर होने के कारण कौन सा हार्मोनिक्स प्रभावित होता। तो ध्यान रखना कोरोना के कारण थर्ड हार्मोनिक्स इफेक्टिव होता है या जनरेट होता है। कोरोना किस हार्मोनिक्स को जनरेट कर देता है, थर्ड हार्मोनिक्स को जनरेट कर देता है। और आउटपुट पर कैसी वेव प्राप्त होती है, नॉन साइनसोइडल प्राप्त होती है। सरफेस कैसा होना चाहिए, कोरोना जहां कम अकर हो प्लेन होनी चाहिए, रफ पर ज्यादा होगा, ट्रायंगुलर पर भी और रेक्टेंगुलर शेप पर भी। और दूसरा हमारे पास कोरोना में रंग कैसा होता है, वॉयलेट भी होता है, ब्लूइश भी ऑप्शन आता है। हीजिंग नॉइज जनरेट होती है, लुमिनियस ग्लो होता है, चमक दिखाई देती है, ओजोन का जनरेशन होता। कोरोना इफेक्ट किस किस चीज पर करता है, कंडक्टर के बीच की दूरी पर, कंडक्टर के डाया पर, या उसकी रेडियस पर, या डी बाई अपॉन आर के रेशो पर। या फिर याद रखना है कोरोना सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिपेंड करता है वह अप्लाई वोल्टेज पर करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि वहां पर एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कैसी है। तो देखिए कोरोना के बारे में अब हम बात करते हैं, कोरोना को कैसे पता लगाते हैं और कोरोना का फार्मूला क्या है। फार्मूला ऑफ कोरोना, कोरोना को कैसे निकाला जाता है विद फार्मूला। देखिए कोरोना जो हमारे पास दो तरीके की वोल्टेज होती है, एक तो होती है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज और एक होती है विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। वह वोल्टेज एक तो जिसे मैं बता रहा हूँ विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, एक होती है विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। जिस पर कोरोना प्रभाव दिखाता है उसे बोला जाता है विजुअल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, और जिस पर कोरोना दिखाई देता है उसे बोला जाता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। और डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वह है जिस पर कोरोना जनरेट होता है। डिस्ट्रप्टिव का मतलब है जिस पर एयर ब्रेकडाउन होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। और एक होता है हमारे पास विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, जिस पर कोरोना, जिस वोल्टेज पर कोरोना दिखाई देता है उसे बोला जाता है विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। और जिस पर कोरोना जनरेट होना चालू हो जाता है उसे बोला जाता है डिसरप्टिव वोल्टेज। डिस्टर्ब होना, जिस पर एयर डिस्टर्ब होना चालू हो जाए उसे डिसरप्टिव, और जिस पर दिखाई देने ले जाए उसे विजुअल वोल्टेज। तो देखिए कोरोना का फार्मूला होता है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कोरोना वह वोल्टेज है जिस पर
कंडक्टर के आसपास की एयर ब्रेकडाउन हो जाए तो मैं यहां से लिख सकता हूं ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैं उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज भी लिख सकता हूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज वीबी नॉट भी लिख सकता हूं भाई। तो फार्मूला है मेरे पास वीबी नॉट का, कोरोना का, जी नॉट इंटू डेल नॉट और इंटू एम नॉट और इंटू मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ई डी अपॉन का आर। क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको? लॉग डी अपॉन का आर। कोरोना का फार्मूला होता है जी नॉट डेल नॉट एम नॉट इंटू लॉग ई डी अपॉन का आर। तो देखिए यहाँ पर जी नॉट क्या है? एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ये है मेरे पास जी नॉट एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कि वह स्ट्रेंथ जिस पर एयर ब्रेकडाउन हो जाए। एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो होती है वह होती है 30 केवी पर एमएम। और यदि वह ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू में पूछता है तो ये है, लेकिन यदि आरएमएस में कहता है तो 21.1 केवी कितना होता है? केवी पर एमएम। और ये भी कितना होता है? केवी पर एमएम। तो ये ध्यान रखना है, एयर के लिए है, एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज स्ट्रेंथ होती है 30 केवी पर एमएम और ये होती है 21.1 केवी पर एमएम। ये है मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू और ये है मेरे पास आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है भाई? आरएमएस वैल्यू। डेल क्या होता है मेरे पास? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। फार्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर का 392। फार्मूला होता है इसका 392 इंटू बी और अपॉन का 273 जो टेम्परेचर होता है और इंटू टी। बी क्या है यहाँ पर? बैरोमीटर। उस समय पर जहां पर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल रहे हो वहां पर बैरोमीटर के द्वारा एयर का दाब क्या है? यह वह दाब है जो उसी समय उस कंडक्टर के आसपास है जिसका आप ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल रहे हो। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। और ये है वहां का टेम्परेचर जहां पर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल रहे हो। ये है मेरे पास टेम्परेचर। डेल नॉट क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। एम नॉट क्या है? यह होता है सरफेस फैक्टर। क्या होता है भाई? ये सरफेस फैक्टर। सरफेस फैक्टर को हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। देखिए सरफेस फैक्टर पूछा जाता है, यदि कहे कि बताइए प्लेन कंडक्टर के लिए सरफेस फैक्टर कितना होता है? किसके लिए? प्लेन कंडक्टर के लिए हम 1 मानते हैं। एक हमारे पास होता है रफ कंडक्टर। यदि प्लेन कंडक्टर कुछ साल निकल जाए और खुरदरा हो जाए तो उसे बोला जाता है रफ कंडक्टर। रफ कंडक्टर के लिए फार्मूला होता है 0.98 से लेकर 0.90 तक, 0.98 से लेकर 0.90 तक। और यदि मैं कहूं कि मेरे पास हम जिस ट्रांसमिशन लाइन में जिस वायर का यूज करते हैं वो होता है ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर। और ACSR कंडक्टर के लिए कौन सा सरफेस फैक्टर का लिए जो वैल्यू होती है वह होती है 0.9 से लेकर 0.80 तक, 0.90 से लेकर 0.80 तक। ये होती है हमारे पास ACSR कंडक्टर के लिए। और बाकी इसमें लॉग ई और इंटू डी अपॉन का आर दिया हुआ है। डी क्या है? डिस्टेंस है कंडक्टरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस है दो कंडक्टर के बीच की। और आर क्या है? आर है पर कंडक्टर रेडियस, किस जो हम वायर यूज कर रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है। आर क्या है यहाँ पर भाई? रेडियस। डी क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस, किसके बीच की? कंडक्टर के बीच की। तो ये हमारे लिए फार्मूला होता है किसका? कोरोना का। या फिर मैं उसे बोल सकता हूँ ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना वह होता है जब कंडक्टर के आसपास की एयर ब्रेकडाउन हो जाए, उसी वोल्टेज को बोला जाता है कोरोना, कोरोना डिसरप्टिव वोल्टेज। तो इसीलिए मैं उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज भी लिख सकता हूँ। ब्रेकडाउन वोल्टेज का फार्मूला होता है V डेल नॉट जी नॉट एम नॉट लॉग ई डी अपॉन का आर। जी नॉट क्या है? एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ यदि मैक्सिमम वैल्यू में बूझे तो 30 केवी और आरएमएस में बूझे तो 21.1 केवी।
डेल क्या होता है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, की एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए फार्मूला होता है 392 इंटू बी और अपॉन का 273 प्लस टी। बी क्या है यहाँ पर, बैरोमीटर में दाब, और टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। एम नॉट क्या होता है, सरफेस फैक्टर। सरफेस फैक्टर प्लेन कंडक्टर के लिए हम 1 लेके चलते हैं, रफ कंडक्टर के लिए कितना होता है 0.98 से लेकर 0.90, और ACSR कंडक्टर के लिए कितना होता है 0.90 से लेकर 0. क्या नाम है 0.80 तक, 0.80 तक। तो ये होता है हमारे पास एयर ब्रेकडाउन वोल्टेज जिस पर कोरोना अकर होता है। तो कोरोना के ये हमारे पास कुछ फार्मूला है। तो कोरोना डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यदि लोगे तो ये सेंटीमीटर में है, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, बाकी सारी चीजें ये हमारे इसी अनुसार चलेंगी। अब देखो कोरोना की वोल्टेज को कम कैसे करा जा सकता है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि कोरोना की वोल्टेज को कम कैसे करा जा सकता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज को कम कैसे करा जा सकता है। ये जितने भी फार्मूले में कंपोनेंट दिख रहे हैं, इन सभी की वैल्यू को सिर्फ रेडियस को छोड़कर, यदि मैं रेडियस को कम करता हूं तो कोरोना के साथ ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होगा। लेकिन यदि ध्यान रखना, जब तक मैं इन सभी कोई से भी एक फैक्टर को बढ़ाता हूं, किसी भी एक फैक्टर को बढ़ाता हूं, तो याद रखो कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है, कोरोना की ब्रेकडाउन वोल्टेज वो बढ़ेगी, और वही बेटर होगी। जितनी ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी, कोरोना जितनी ज्यादा वोल्टेज पर अकर होगा, उतना ही एडवांटेज है हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोरोना सिर्फ 20 किलो वोल्टेज पर अकर हो जाए या 30 किलो वोल्टेज पर अगर हो जाए। हमारे पास यदि ऐसे इक्विपमेंट है कि मैं 30 केवी पर जाकर कोरोना अगर होता तो 20 केवी की पावर ट्रांसमिट करना बहुत आसान है। तो याद रखो ये जितने भी कंपोनेंट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, कोरोना की वोल्टेज को बढ़ाना ही हमारा एक उद्देश्य है। जितनी ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी उतना ही कोरोना बहुत ही देर बाद अकर होगा। जितनी कोरोना की वोल्टेज कम अकर होगी, कम होगी, जितनी कोरोना की वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी, उतने ही कम वोल्टेज पर कोरोना जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम चाहते हैं कि हमारे पास एयर कैसी हो, ड्राई हो, सरफेस फैक्टर कंडक्टर कैसा हो, बिल्कुल एकदम प्लेन हो, जी नॉट सरफेस फैक्टर हमारे पास कैसा हो, प्लेन हो। हम चाहते हैं यदि डी, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी एक मिनिमम रेंज में रखी जाती है, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी को जितना ज्यादा रखा जाएगा उतना ही हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होएगा, और कोरोना की वैल्यू उतनी ही कम होगी, कोरोना वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही कम होगी, लेकिन याद रखना ब्रेकडाउन वोल्टेज उतनी ही ज्यादा होगी। और हम यही चाहते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा हो। जी नॉट क्या है हमारे पास, एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो आगे बात करते हैं कोरोना के क्या क्या फायदे हैं और कोरोना के क्या क्या नुकसान है। तो पहले देखते हैं हम एडवांटेज, कोरोना के एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है। हमारे पास जो वायर है उसकी इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, कोरोना के कारण हमारे पास इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है। पहला हमारे पास इसका एडवांटेज है इफेक्टिव रेडियस इज इंक्रीज, इफेक्टिव रेडियस क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। जो इंट्रा इंफ्रारेज होते हैं, इंट्रा इंफ्रारेज या ट्रांजिएंट इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ट्रांजिएंट इफेक्ट जो होता है रिड्यूस हो जाता है। ट्रांजिएंट इफेक्ट का मतलब है कि कभी कभी फ्लक्चुएशन हो जाए या वोल्टेज इधर उधर आकर हो जाए, तो कोरोना के कारण क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है वहीं पर भी। और क्या होता है, जो हाई एम्पलीट्यूड की हमारे पास वोल्टेज जनरेट होती है या वेव जनरेट होती है हाई एम्पलीट्यूड की, तीसरा इसमें लिखो हाई एम्पलीट्यूड वेव इज रिड्यूस्ड, हाई एम्पलीट्यूड वेव इज रिड्यूस्ड। जो
हाई एम्पलीट्यूड की कभी कभी वेव जनरेट हो जाती हैं, ट्रांजिएंट होना अलग है और हाई एम्पलीट्यूड वेव जनरेट हो जाती हैं, तो उनको कोरोना के कारण क्या हो जाती हैं, वहीं पर डिफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि कोरोना क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है। और जब कभी भी वायर में ट्रांजिएंट इफेक्ट होएगा, तो ट्रांजिएंट इफेक्ट एक तरीके से इफेक्टिव होता है जो एक साथ झटके से जनरेट होता है, और एम्पलीट्यूड वह होता है जब कभी भी तार वाइब्रेशन करता है तो उसके कारण वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है, तो वो हाई एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो ध्यान रखो, इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो जाती है, ट्रांजिएंट इफेक्ट रिड्यूज हो जाता है, और हाई एम्पलीट्यूड की वेव भी क्या हो जाती है, रिड्यूज हो जाती है। ये हमारे पास कोरोना के क्या है, एडवांटेज। अब इसके लॉसेज देखिए, कोरोना से लॉसेज क्या क्या होते हैं। यदि मैं कहूँ कि कोरोना से लॉसेज क्या क्या होते हैं, तो पहला लॉस देखिए, सीधी बात है, यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, कोरोना अगर होता तो लॉसेज बढ़ जाएंगे, लॉसेज इज इंक्रीज। दूसरा क्या होएगा, ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, ओजोन गैस, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस। तीसरा नुकसान क्या होता है, हीजिंग नॉइज अकर इन हीजिंग नॉइज, हीजिंग नॉइज क्या हो जाती है भाई, अकर हो जाती है, कोरोना लॉस पड़ जाते हैं। और दूसरा, जब लॉसेज बढ़ेंगे तो इफिशियंसी भी घटेगी, और इफिशियंसी रिड्यूस्ड, इफिशियंसी रिड्यूज, ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी क्या हो जाती है, घट जाती है, लॉसेज बढ़ जाते हैं, ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। और सबसे बड़ा हमारे पास जो इसमें नुकसान होता है वो होता है कि हम जो साइनसोइडल वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं किधर, सेंडिंग एंड, लेकिन रिसीविंग एंड पर नॉन साइनसोइडल वेव हमें प्राप्त होती है। तो आउटपुट पर हमें क्या प्राप्त होती है, नॉन साइनसोइडल वेव, नॉन साइनसोइडल वेव प्राप्त होती है। किसके कारण भाई, अब कोरोना के कारण। किसके कारण प्राप्त होती है, कोरोना के कारण। अब हम क्या करते हैं, कोरोना को कम करने के लिए, देखो कोरोना को कम कैसे करा जाता है, कोरोना का कम करने के लिए ACSR कंडक्टर का यूज करा जाता है, जिसको बोला जाता है बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर या ACSR कंडक्टर का प्रयोग करा जाता है। या पहला हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होता है, दूसरा ये होता है कि हम ऐसी क्रॉस आर्म का प्रयोग करें जो टावर से ज्यादा दूर रहें, मतलब कि क्रॉस आर्म की दूरी बढ़ाकर कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ाई जा सकती है, जो हमारा कोरोना फॉर्मेशन को कम करेगा। दूसरा हमारे पास ये होता है, कोरोना हम ये कह सकते हैं कि अब जरा देखिए, यदि मैं ठोस कंडक्टर का प्रयोग करता हूं तो उसका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो इंसुलेटर ज्यादा लगेंगे, तो टावर का भी फाउंडेशन ज्यादा होएगा। तो ऐसा करा जाता है कि सॉलिड कंडक्टर प्रयोग ना करके होलो कंडक्टर का प्रयोग करा जाता है, जो अंदर से खाली होते हैं। अंदर से खाली हुए कंडक्टरों का प्रयोग कोरोना को कम करने के लिए करा जाता है। दूसरा, फिर इसके स्थान पर हमें पावर ज्यादा ट्रांसमिट करनी है, तो ACSR कंडक्टर का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ प्रयोग जो कोरोना को कम करने के लिए है वो है ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर वजन में भी कम होता है, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम और स्टील के वायरों का प्रयोग करा जाता है, और उसकी इफेक्टिव रेडियस भी ज़्यादा होती है। तो कोरोना को इस समय सिर्फ एक ही हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास ACSR कंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब देखिए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन का मतलब है, पहली बात तो ये ट्रांसपोजिशन करा क्यों जाता हो, रेजिस्टेंस को इफेक्टिव, उसको रेजिस्टेंस इफेक्टिव खत्म करने के लिए, कैपेसिटिव या इंडक्टेंस। तो ट्रांसपोजिशन होता है, ट्रांसपोजिशन जो होता है वो पहली बात तो ऐसा होता है कि हम ट्रांसमिशन लाइन की जो होती है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है,
उसके 1/3 भाग को या एक डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, उसके चेंज करते रहते हैं। क्यों चेंज करते रहते हैं? चेंज इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि कहीं पर टावर की ऊंचाई नीचाई कम होती है, कहीं पर टावर का कोई फाउंडेशन ऊंचा होता, कहीं नहर पर को निकलेगा, कहीं खेत में को निकलेगा, तो उस ऐसा होने के कारण क्या होता है, कहीं सैग कम होता है, कहीं सैग ज्यादा होता है। कोई कंडक्टर पृथ्वी के पास होता है, कोई कंडक्टर पृथ्वी के दूर होता है। कोई कंडक्टर पृथ्वी के पास होने पर कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा, इंडक्टिव कम दिखाएगा। देखो ट्रांसमिशन लाइन का हाइट पर इंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ट्रांसमिशन लाइन को कितना ही ऊंचा कर लो, चाहे कितना ही नीचा कर लो, इंडक्टेंस नॉट इफेक्टेड किसी भी कंडीशन में, कहीं भी। ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस उसकी हाइट पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सिर्फ कैपेसिटेंस। यदि जितना कंडक्टर पृथ्वी के पास आएगा उतना उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होएगा, जितना पृथ्वी से ऊपर जाएगा कैपेसिटेंस उतना ही उसका कम होगा। तो कहीं पर नहर बम्बे और कहीं पर खेत होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। और इंडक्टेंस इफेक्ट होता है जब उनके बीच की दूरी इधर उधर होती है, तो बीच की दूरी भी इफेक्टिव होती है, जिसके कारण उनका इंडक्टेंस भी अलग हो जाता है। तो ट्रांसपोजिशन जो करा जाता है इसीलिए करा जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में एल और सी की वैल्यू क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे। हमें जितनी इनपुट पर थी मान लीजिए आउटपुट पर भी उतनी चाहिए। तो ये हमारे पास हम क्या कम करते हैं, 1/3 है। मान लीजिए टोटल हमारे पास 3 मीटर की है, तो इसके 1/3 पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसे करा जाता है। मान लीजिए मेरे पास ए है, ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है, ये सी कंडक्टर, ये सी हो गया, ये भाई बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी है और ये ए है। तो ट्रांसपोजिशन इसीलिए करा जाता है ताकि कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का इफेक्ट कांस्टेंट बना रहे या सेम बना रहे। और दूसरी ये बात है कि ऐसा होता क्यों है, तो ट्रांसमिशन लाइन में सैग के कारण ऐसा होता है कि उसकी एल और सी की वैल्यू चेंज हो जाती है। याद रखना है, पूछा जाए कि बताइए सी की वैल्यू कब चेंज होती है, सी और एल की वैल्यू ट्रांसमिशन उस पर टावर पर इफेक्ट कौन सी डालती है, तो एल की वैल्यू नॉट इफेक्टेड है और सी की वैल्यू इफेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन में जो हम टावर प्रयोग कर रहे हैं उसकी हाइट से। तो याद रखो ए और बी और सी का ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए करा जाता है ताकि उसके एल और सी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब देखिए ये होता है हमारे पास ट्रांसपोजिशन, एक होता है हमारे पास डैम्पिंग। ट्रांसमिशन लाइन में 3 तरीके की हम फ्रीक्वेंसी जरूर करते हैं। देखो एक हमारे पास होता है लो डैम्पिंग। पहले देखिए डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होती है। कभी कभी आंधी तूफान, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, आंधी तूफान या सर्ज या लाइट, कैसे भी कुछ भी कंडीशन में वायर का वाइब्रेशन करना, वायर में फ्रीक्वेंसी का मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकली मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, जिनका एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता, हाई भी हो सकता, कैसे भी हो सकता, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, मैग्नीट्यूड कम हो सकता। अभी हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उस समय जब तार हॉरिजेंटली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली दोनों तरीके से, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी क्या करने लगे, मूव करने लगे, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी वाइब्रेशन करने लगे, उसको बोला जाता है डैम्पिंग। जब कभी भी ट्रांसमिशन लाइन किसी भी आंधी तूफान या सर्ज के कारण हॉरिजेंटली या वर्टिकली, मैक्सिमम हॉरिजेंटली ही करता है, मैक्सिमम कब करता है, हॉरिजेंटली ही इधर उधर मूव करता है, मूव करने की कंडीशन को क्या बोला जाता है, डैम्पिंग बोला जाता है। देखिए डैम्पिंग को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। पहला मेरे पास डैम्पिंग होती है लो फ्रीक्वेंसी की। क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी की। इसको कैलकुलेट ही नहीं करा जाता, बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी की, ना ही मैं इसकी कोई फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ और ना ही कोई इसका मैग्नीट्यूड। ये सब लगभग 0 होती है, कुछ सेकंड के लिए जनरेट होती है और खत्म हो जाती है। एक मेरे पास होता है फ्रीक्वेंसी होती है लो फ्रीक्वेंसी हाई मैग्नीट्यूड। कैसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई मैग्नीट्यूड। हाई मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी इसमें होती है लगभग 1 हर्ट्ज की। कितनी होती है, 1 हर्ट्ज की।
और मैग्नीट्यूड जो होता है इसका वह होता है 10 मीटर की रेंज का, लगभग 10 से 5 मीटर की रेंज का। कितने का होता है? 10 से 5 मीटर की रेंज का। मतलब कि और ये ज्यादातर जो आता है आंधी तूफान के कारण आता है। किसके कारण आता है? आंधी तूफान। जो ये वाली कंडीशन अकर होती है जब वर्टिकली आंधी चल रही है, जैसे कि हॉरिजेंटली है, समझिए ट्रांसमिशन लाइन है और हवा ऐसे चल रही है, ये कंडीशन तब अकर होती है जब ऐसे लाइक हवा चल रही हो। तो उस समय जो डैम्पिंग जनरेट होती है लो फ्रिक्वेंसी की और हाई मैग्नीट्यूड की जनरेट होती है। फ्रिक्वेंसी लगभग 1 हर्ट्ज की होती है और मैग्नीट्यूड 10 से 5 मीटर तक का होता है। टावर के जो वायर होते हैं वो 10 से 5 मीटर तक इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता हूँ, पहले वाले को देखिए लो फ्रिक्वेंसी, इसका फ्रिक्वेंसी भी 0, मैग्नीट्यूड भी 0, ये बहुत कम उसमें अकर होती है। अब जरा देखिए, ये हो गया मेरे पास लो फ्रिक्वेंसी हाई मैग्नीट्यूड। एक होता मेरे पास हाई फ्रिक्वेंसी और लो मैग्नीट्यूड। लो मैग्नीट्यूड इसको भाई पूछा जाता है कि बताइए इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक आकर होती है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक आकर होती है। तो याद रखो इसमें फ्रीक्वेंसी लगभग 2 से लेकर 5 साइकिल पर सेकंड की होती है। कितने की? नहीं, फ्रीक्वेंसी आई है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेशन होता तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में होती है। कहाँ से होती है? और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह 2.5 मीटर का होता है। अब ये वाली कंडीशन कब अकर होती है? देखो ये वाली कंडीशन जब अकर होती है जैसे कि साइक्लोन होता, साइक्लोन जमीन से ऊपर की तरफ चलता, साइक्लोन जमीन से ऊपर की तरफ चलता। ये वाली हाई फ्रिक्वेंसी लो मैग्नीट्यूड की ट्रांसमिशन लाइन में डैम्पिंग जब जनरेट होगी जब साइक्लोन जमीन से ऊपर की तरफ चलेगा, आसमान की तरफ, तो उस समय जो होगा तार वाइब्रेशन बहुत तेजी से करेगा। तो वाइब्रेशन बहुत तेजी से करेगा, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लेकिन मैग्नीट्यूड कम होगा। फ्रीक्वेंसी बूझी जाती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 से 100 साइकिल पर सेकंड। मैग्नीट्यूड होता है 2.5 मीटर का। दूसरा हमारे पास होता है जब हॉरिजेंटली एयर चल रही हो उस समय लो फ्रीक्वेंसी हाई मैग्नीट्यूड का डैम्पिंग जनरेट होती है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 हर्ट्ज की। मैग्नीट्यूड लगभग 5 से 10 मीटर का। और आंधी तूफान आदि के कारण जनरेट होता है एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। इसको मान के चलते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और मैग्नीट्यूड भी कम होता है, जो सेकंडों के हिसाब से 1 या 2 सेकंड में ही डिफ्यूज हो जाती है। अब हम इसका इलाज भी करते हैं। देखिए अब हम यूज करते हैं अलग अलग तरीके के डैम्पर बार, डैम्पिंग सिस्टम, जिसमें कुछ सिस्टम को हम यूज करते हैं। पहला सिस्टम देखिए, एक हमारे पास होता है स्टॉक ब्रिज डैम्पर। क्या होता है भाई? स्टॉक ब्रिज डैम्पर। एक होता है हमारे पास स्टॉक ब्रिज डैम्पर, या मैं बोलता हूं इनको वाइब्रेशन डैम्पर। इसको क्या बोला जाता है भाई साहब? वाइब्रेशन डैम्पर। पहला मेरे पास डैम्पिंग सिस्टम का, डैम्पिंग में ही यूज हम किसको करते हैं? स्टॉक डैम्पर का। किसका यूज करते हैं भाई? स्टॉक डैम्पर का। देखो यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर के नीचे जॉइंटेशन से हम क्या काम करते हैं? एक स्टील की रोड के द्वारा इसको ऐसे कस देते हैं। यहाँ पर 2 रोलरों का प्रयोग करा जाता है, एक रोलर ये है और एक रोलर ये है, ठीक। इसका वजन कम से कम 8 केजी के समथिंग में होता है। किसके बराबर में होता है? लगभग 8 केजी के बराबर होता है, 8 से 5 केजी के बीच में। हाइट जो होती है लगभग इसकी 1 से 2 फुट की होती है। कितनी होती है भाई? 1 से 2 फीट। 1 से 2 फीट का हम इसको डैम्पिंग वेट भी बोलते हैं। दूसरी तरफ हम क्या काम करते हैं? स्टील का एक खोल होता है, स्टील का एक ठोस यूज होता, गोला होता है स्टील का, इसको हम यूज करते हैं किसमें? डैम्पिंग स्टॉक डैम्पर में। किसमें यूज करते हैं भाई इसको? स्टॉक डैम्पर में। और इसको क्लैंप के द्वारा एक दूसरे से कस दिया जाता है। किसके द्वारा? क्लैंप के द्वारा इसको एक दूसरे से
कस दिया जाता है। इधर 8 केजी का वजन होता है, इधर क्या होता है, स्टील का एक डैम्पर बार होता है जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, वजन ही याद रखना है इसका, लगभग कितने किलोग्राम के हम डैम्पर बार का यूज करते हैं, तो 8 केजी का यूज करते हैं। दूसरी तरफ जो डैम्पर बार होता है, इधर वेट होता है, इधर डैम्पर बार होता है, लगभग कितना लंबा होता है, 1 से 2 फीट होता है। और स्टील का एक डैम्पर बार हम यूज करते हैं जो बहुत सारी इसमें पत्ती कटी होती हैं। क्या होती है पत्ती कटी, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती हैं। ये जैसे मान लीजिए ऐसे, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा हमारे पास होता है डैम्पिंग रोड। एक होती है डैम्पिंग रोड का हम प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई साहब, डैम्पिंग रोड का। देखिए डैम्पिंग रोड का प्रयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कंडक्ट इंसुलेटर है, इंसुलेटर मान लीजिए ये मेरे पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर पर यहाँ पर एक कंडक्टर इधर से ज्वाइंट होएगा, एक कंडक्टर इधर से ज्वाइंट होएगा। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक डैम्पर रोड का यूज करते हैं। किसका, डैम्पर रोड का। मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, इसको ऐसे लगा देता हूँ। ध्यान रखना, ये जो मेरे पास पार्ट है ये वाला, ये इंसुलेटेड पार्ट है। ये कैसा पार्ट है भाई, इंसुलेटेड पार्ट है ये वाला। ये है मेरे पास इंसुलेटेड। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हम डैम्पर बार का यूज करते हैं वो कितनी लंबी होती है। वो भाई साहब 8 से 10 मीटर तक की रेंज में होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक की रेंज में यूज करते हैं। किसका, डैम्पर बार का। किसका यूज करते हैं भाई, डैम्पर बार का। ये डैम्पर एब्जॉर्बेशन फ्रीक्वेंसी मेथड है कि हम वाइब्रेशन डैम्पर का यूज कैसे करते हैं। बस यहाँ पर ये याद रखना कि कितने वजन का हम डैम्पर बार यूज करते हैं, तो 8 केजी का, लगभग में 1 से 2 फुट होता है। स्टील का एक वाइब्रेशन डैम्पर होता है जिसको दूसरी साइड प्रयोग करा जाता है। डैम्पर बार में हम क्या करते हैं, 8 से 10 मीटर की रोड का प्रयोग करते हैं जो इंसुलेटर के द्वारा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर ज्वाइंट होती है। इंसुलेटेड क्लैंप के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब इसी में हम एक चीज लिखते हैं, जैसे कि होता है हमारे पास सेफ्टी फैक्टर। एक होता है हमारे पास सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर वह होता है जहां पर लास्ट कंडीशन पे तार टूट जाए, और एक वो है जो मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। मैं लिख सकता हूं किसी के लिए भी मैक्सिमम स्ट्रेस और अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, किसी भी वायर को आप इतना खींचो कि लास्ट पोजीशन वह जिस पर वह टूट जाए, और एक पोजीशन वह जिस पर आप उस पर काम कर रहे हो। किसी तार को मैं लटका रहा हूँ, मान लीजिए लटकाते समय उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस, वह स्ट्रेस जिस पर वो टूट जाए, और इस समय जो वह अब वह काम कर रहा है जिस पर लटका हुआ है, वह मेरे पास वर्किंग स्ट्रेस। इसको बोला जाता है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर देखो अलग अलग तरीके के लिए होता है। स्टील के लिए होता है, जब हम स्टील का कोई भी मेटल यूज कर रहे हैं उसके लिए 2 से लेकर 2.5 तक का यूज होता है। लकड़ी के लिए हम जो यूज करते हैं वह होता है लगभग 3.5 तक यूज करते हैं। सीमेंट और कंक्रीट के लिए, किसके लिए भाई, सीमेंट और कंक्रीट के लिए, सीमेंट और कंक्रीट के लिए सेफ्टी फैक्टर को हम यूज करते हैं 3 के समथिंग में। स्टील के लिए हम 2 से 2.5 के लिए यूज करते हैं, लकड़ी के लिए 3.5, और सीमेंट के लिए लमथिंग में 3 का प्रयोग करा जाता है। और सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, जिस पर हमारा कोई भी इक्विपमेंट काम कर रहा है इस समय, और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, सेफ्टी फैक्टर कहलाएगा।